हेलो एवरीवन। कक्षा 9 के एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं, तो मैथ्स की तैयारी कर लेते हैं। तैयार हैं सब? तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति से। इसके सभी महत्वपूर्ण सवालों को कैसे करना है चलिए सीखते हैं। देखिए, पहला सवाल है निम्न में से परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बताने के लिए सबसे पहले तो हमें परिमेय संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए कि वो संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, p/q का मतलब क्या हो गया? जैसे 1/2, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूप में दिखाई दे रहा है कि हमको ये दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर बी हो गया। तो हमें परिमेय संख्या की परिभाषा आनी चाहिए कि p/q के रूप में जिसे हम लिखा जा सकता है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कभी भी हर 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, दूसरा सवाल है निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। देखिए, अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p/q के रूप में नहीं लिख सकते जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जब हम नहीं लिख सकते तो हम इनमें से ढूंढेंगे चारों ऑप्शन में से कि कौन सा हमारे पास अपरिमेय है। देखिए, देखते ही टिक नहीं लगाना है। √9 - 2 तो अंडर में आ रहा है, इसको देखा और इसको अगर आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा। देखिए, √9 को वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 - 2 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या हो गई क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं ना। b 2 - √2, 2 + √2। ये अगर b को सॉल्व करते हैं तो a - b, a + b। मैंने सूत्रों के बनाए हैं फॉर्मूले, बीजगणितीय सूत्रों को, उनको अच्छे से समझ लें। छोटा सा वीडियो है। तो a - b, a + b बराबर a² - b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 4 हो गया और √2 को √2 से गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है। तो 4 में से 2 गए तो 2, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि बटा में हम 1 लगा सकते हैं। तो ये सब परिमेय संख्याएं होती है। √3 + 2, अब √3 इस और उसके साथ जुड़ा हुआ है 2, तो इसको हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। और √64 का तो वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, 8 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? निम्न में से अपरिमेय संख्या पूछी थी ना, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, ऑप्शन सी। तो इस तरह से हल करके देखना है हमें कि कौन सी अपरिमेय है, कौन सी परिमेय है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक जहाँ पर प्लस का चिन्ह हो, ये तो ऋणात्मक है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये धनात्मक हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो गया ये, और ये तो नहीं है क्योंकि इसमें तो माइनस आ रहा है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें अच्छे से याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अनेक की जगह अपरिमित लिख दे तो भी उसका आंसर हमें लिख के आना है अपरिमित। ये खाली स्थान में आ जाए, रिक्त स्थान में आ जाए आपको तो उसमें, या 1 नंबर में पूछ ले तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, अनेक या अपरिमित। ठीक है, अब प्रश्नावली 1.1 पर आ जाओ। प्रश्नावली 1.1 आपकी किताब निकाल लीजिए, उसमें से हम फटाफट से सारे सवाल कर लेते हैं। देखिए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है? देखिए, समझिए, 0 के लिए पूछा है कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो 0 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं। तो जब इस तरह से अंश और हर में लिख पा रहे हैं तो ये परिमेय संख्या हुई। परिमेय संख्या तो हम क्या कहेंगे? 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन में नीचे हर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ हमने तो 1 है, यहाँ पे 0 थोड़ी है, तो ये परिभाषा को संतुष्ट करता है कि ये 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आ जाइए 1.1 का दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरा सवाल है 1.1 का, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम? 6 + 1 = 7। ठीक है, 6 + 1 = 7 किया। और हमारा जो ये था 3, इसको ऊपर नीचे 7 × 7 कर देंगे, तो ये आ गया 3 × 7 = 21/7। और इसी तरह से यहाँ पर 4 × 7/7, तो 4 × 7 = 28/7। तो इन दोनों के बीच में, इनके बीच में अब संख्याएं हम लिख सकते हैं 22/7, 21/7 और 28/7 के बीच में लिख रहे हैं, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। और इसके बाद में ये हो गई हमारी 27/7। तो 6 हमारी आ गई है परिमेय संख्याएं। इस तरह से हम परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 1.1 का, ध्यान से देखिए। 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो किस तरह से करेंगे? अभी जैसे हमने किया वैसे के वैसे ही इनको हल करेंगे। तो देखिए, हमें दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है 1.1 का, 3/5 और 4/5 इनके बीच में कितनी संख्याएं लिखनी है? 5 परिमेय संख्या है। तो 5 परिमेय संख्या लिखनी है, तो 5 में 1 जोड़ के 6 किया, और इसको 3/5 × 6/6, और इसको लिखेंगे 4/5 × 6/6। तो ये हो गई 18/5 × 30, और ये हो गया 24/30। अब इनके बीच में 5 संख्याएं क्या हो गई? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस तरह से इनके बीच की परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में अगला सवाल है हमारा 4 नंबर का। देखिए, छोटे छोटे सवाल हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, प्राकृत संख्या पता होना चाहिए पहले तो, फिर पूर्ण संख्या क्या है ये पता होना चाहिए, तभी हम इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। तो प्राकृत संख्या कैसी होती है? देखिए, प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, ये तो प्राकृत संख्या हो गई। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक चलती है। तो हमसे पूछा था कि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? तो देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं यहाँ मौजूद है, तो हमारा आंसर हो गया सत्य है कि हाँ, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इसका आंसर हो गया सत्य। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है इसमें अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसके लिए हमें पहले तो पूर्णांक पता हो, तो पूर्णांक संख्या होती है इधर तो 1, 2, 3 प्लस में चलती है, और इधर -1, -2, -3 इस तरह से चलती है। और पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3। अब हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्णांक में तो माइनस की संख्याएं भी आ रही है जो पूर्ण संख्या में मौजूद ही नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो समझकर ध्यान से करें उनको। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा 1.1 का तीसरा प्रश्न इसी का, सत्य असत्य का। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या
होती है। तो देखिए, परिमेय संख्याएं यानी जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कौन सी हो गई? 1/2, 0/1, 1/2, 2/3, इस तरह की परिमेय संख्याएं होती है। और पूर्ण संख्याएं कौन सी हो गई? जिनको हम पूर्ण संख्या बराबर 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलती है। अब हमसे पूछा है कि परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? यहाँ तो 1/2, 2/3 जो इसमें मौजूद ही नहीं है, तो हमारा ये कथन क्या हो गया? असत्य। ठीक है, इस तरह से हमें 1.1 के सवालों की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद में है सवाल 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या लिखो। देखिए, जब इस तरह से पूछा जाता है कि 2 और 3 के बीच, बीच मतलब मध्य की, अब मध्य की संख्या जब पूछी जा रही है तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 3 और 2 5/2 परिमेय संख्या पूछी थी, तो यही परिमेय संख्या है, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में सत्य असत्य, प्रत्येक अपरिमेय संख्या 1.2 में है आपके ये, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वह समूह है सबसे बड़ा जिसके अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, सभी संख्याओं का एक बहुत बड़ा समूह है वास्तविक संख्या, जिसमें परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत संख्या, पूर्ण, पूर्णांक सब आ जाते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है? अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर है ना, तो इसका आंसर हो गया सत्य। ठीक है, दूसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कैसे संभव है? वास्तविक संख्या में तो ये सब मौजूद होते हैं, और यहाँ इसने कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये तो असत्य हो गया ना। चलिए, इसके बाद में अगला प्रश्न है √2 को संख्या रेखा पर निर्धारण कीजिए। किस तरह से करना है? संख्या रेखा बना लेनी है इस तरह से, √2 को जैसे करना है वैसे √3 को करना है। ये संख्या रेखा बना ली हमने। यहाँ पर बीच में हमने 0 और √2 प्लस की तरफ चलेंगे तो माइनस का लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ 0 पर हमने ये रखा और समान समान दूरी पर ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, ठीक है, ये दूरी हमने 1 सेंटीमीटर, ये 1, 2, 3 और 1 सेंटीमीटर ही यहाँ हमने इस तरह से बना लिया। ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय तो हम सभी जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आधार है, ये लंब है, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो √2 आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर 2 आ गया। स्क्वायर हटाए तो √ लग गया। ठीक है, तो इस तरह से अब हम प्रकार लेंगे और इस 0 पर रख के इसकी √2 की त्रिज्या के बराबर इसको नापा और यहाँ से हम चाप काट देंगे। ये चाप जो कटा यही √2 का निर्धारण कर रहा है इस संख्या रेखा पर। ठीक है, इसी तरह से √3 का निर्धारण कर सकते हैं। √3 का निर्धारण करना भी आसान है। देखिए समझ लीजिए, √3 का निर्धारण करना हो तो हम पहले सबसे पहले स्केल से ये खींच ली संख्या रेखा। अब यहाँ पर √3 भी 0। अब यहाँ से हम 1-1 सेंटीमीटर समान दूरी 1, 2,
3, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 2 3। अब यहाँ पर ये वापस से 1 सेंटीमीटर बना लिया, ये यहाँ से इसको मिला दिया, ये √2 था। अब यहाँ से √2 से यहाँ रखकर 1 सेंटीमीटर का इस तरह से बना लेंगे, और इसको जब हम मिलाएंगे तो ये 1 और ये √2, तो ये होगा √3। पाइथागोरस प्रमेय से √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या आया, √3। ठीक है, तो अब यहाँ से इस 0 पे रख के इतना यहाँ तक चाप खोला और इसको चाप को ये काट दिया हमने, तो जहाँ पर इसने ये काटा यही √3 का निर्धारण करती है। इस तरह से हमें संख्या रेखा पर निर्धारण, अब इसके बाद √4 भी इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, √5 आगे इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना आना चाहिए। इसके बाद में है 1.3, जिसमें आपको दशमलव प्रसार के बारे में बताया गया है। दशमलव प्रसार देखिए, दशमलव प्रसार में जब नीचे 2 0 दी गई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। इस तरह का प्रसार कहलाता है शांत दशमलव। ठीक है, और ये दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 चौक 32 और 1 33/8। अब इसमें भाग देंगे अपन 33 में 8 का, तो 8 चौक 32 और यहाँ बचेंगे 1। अब भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर हो गया 10, 8 एकम 8। ठीक है, अब 10 में से 8 गए तो 2, भाग नहीं जा रहा, तो फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे। 8 दूनी 16, घटाएंगे क्या बचेगा, 4। अब भाग नहीं जा रहा, 0 लगा दिया, तो 8 पंजे 40। हमारे पास शेषफल बचता है 0। जब अगर इस तरह से हमारे पास शेषफल 0 बच जाता है तब दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। ठीक है, यहाँ पर तो डायरेक्ट ही कर दिया था हमने, तो यहाँ लिखेंगे ये कौन सा प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आपका ये चौथा सवाल है, छठा सवाल है 1.3 का आपकी किताब का। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम 329/4 गुणा 100 लिख सकते हैं। तो अब 329 में भाग दे दें 4 का, 4 8 32, ये तो 0 हो गया, 9 उतार लिया। ठीक है, अब 4 दूनी 8, शेष क्या बचा, 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब क्या बचा, 2 में नहीं जाएगा भाग, पॉइंट की वजह से 0 लगा दिया। अब 4 पंजे 20, शेषफल क्या आया, 0, और शेषफल 0 बचते ही हमारा तो शांत हो जाता है ना प्रसार। तो यहाँ हम लिखेंगे 82.25। तो यहाँ नीचे 100 था, 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो ये हो गया 0.8225। कौन सा प्रसार हो गया, ये शांत दशमलव। ठीक है, अब आ जाइए आपके दूसरे नंबर के सवाल पे, 1.3 का पहले का दूसरा 1/11। तो इसमें भी यहाँ पे 11 का भाग किस में दे रहे हैं, 1 में, तो 1 में भाग नहीं जाएगा ना, पॉइंट लगा देंगे, तो 0 आया। अब भी नहीं जा रहा तो भाग टूट की 0 लग जाती है, तो 11, अब 11 का भाग 9 बार, 11 यहाँ 100 हो गया, 11 नाम 99, तो यहाँ अब इसमें से घटाया तो 1। ठीक है, तो अब वापस पॉइंट की वजह से 0, लेकिन फिर भाग नहीं जा रहा तो
वापस से भाग टूट की 0। तो अब यहाँ भाग टूट की 0 लगाने पर यहाँ पे बिंदी लगा दी, 0 लगा दिया, वापस 99 9 बार चला गया। ठीक है, यहाँ पर हमने अब क्या आया 1। ठीक है, तो इस तरह से अब वापस से यहाँ पर पॉइंट की 0, फिर भाग टूट की 0 और 0। तो ये इस तरह से क्रम चलता ही जा रहा है और शेषफल तो 0 बच ही नहीं रहा, 1 आ रहा है। तो इस तरह से जब हमारे पास लगातार चलते हुए आता है, आवृत्ति हो रही है इसमें बार बार, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको रेखाबंधनी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, इसको ये वाला प्रसार हो गया। इसके बाद में अगला सवाल 2/11, ये भी इसी तरह से होगा, आप खुद कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आप खुद ही करेंगे। 2/11 जो तीसरा सवाल है, अभी मैंने बताया वैसे ही करना है। चलिए, अब इसका अगला सवाल है तीसरा, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में 0.6 को व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, माना x बराबर है 0.6। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। दोनों पक्षों में को 10 से गुणा करने पर तो यहाँ 10x बराबर 10 गुणा 0.666, इस तरह से खोल के लिख सकते हैं रेखाबंधनी को। तो यहाँ आया 10x बराबर 6.666 और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10x माइनस x बराबर 6.666 माइनस 0.666, इसको घटाया तो यहाँ बचा 6 और यहाँ आया 9x। तो x बराबर 6/9 और ये आपस में कट जाएगा, कैंसिल हो गया। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो 0.6 को P/Q के रूप में 2/3 इस तरह से परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। इस तरह से आपको इसके सारे सवाल करने हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसका चौथा सवाल है, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं बताइए। इनको कैसे पहचानते हैं, कैसे बताते हैं, समझिए। √23 ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने के कारण अपरिमेय है। अभाज्य संख्या का एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो ये कैसी हो गई संख्या, अपरिमेय। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं √15 गुणा 15। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हमारे पास आ गया 15 और इस तरह से परिमेय संख्या आ गई हमारे पास। ठीक है, परिमेय संख्या पहचान सकते हैं, अंडर को देख के अपरिमेय लिखकर नहीं आना है। ठीक है, ये दिया गया है। दशमलव प्रसार इसमें शांत है, दशमलव प्रसार शांत अभी मैंने समझाया आपको, तो ये भी परिमेय है। ये दिया गया है दशमलव प्रसार, इसमें आवृत्ति हो रही है, देखो 478 478 है ना, तो ये परिमेय संख्या तो है, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पे सिद्ध करके बताया नहीं है इस तरह से। तो ये परिमेय संख्या तो है, पर किस तरह से आवृत्ति हो रही है इसमें दशमलव प्रसार में, इसको लिखते हैं अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, इसके बाद में अगला है, देखिए 101, फिर यहाँ 00 हो गया, फिर यहाँ 000 हो गया और यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है, तो ये लगातार इस तरह बढ़ता ही जाएगा। तो ये प्रसार अनवसानी अनावृत्ति कहलाता है और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप इसके सारे सवाल आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अगला है हमारा, तो आपकी किताब का ही उदाहरण नंबर 18 है। इसके हर का परिमेयकरण करना है।
ठीक है। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। 2 माइनस अंडर रूट 3 इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। कर दिया तो क्या आया, 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा ये क्या बन जाएगा, ये प्लस में a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो चूंकि a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 3। अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट 3 आया, 4 में से 3 गया तो 1 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। उदाहरण नंबर 17, 19, 20 आप आसानी से कर सकते हैं और उनको हल करें। अब आ जाइए प्रश्नावली 1.5 पर। नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, पहचानिए। देखिए पहली जो दी गई है 2 माइनस अंडर रूट 5। अब इसमें अंडर रूट 5 घट रहा है इसमें से, तो इस तरह से जुड़े या घटे तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब ये वाला सवाल दिया गया है, इसमें ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3, तो ये परिमेय संख्या है। पहचान सकते हैं ना इस तरह से हल करके। ये दिया गया है ये परिमेय ये अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट गया, क्या बचा 2/7, तो ये परिमेय संख्या बच गई। ठीक है ना। इसके बाद में ये दिया है 1/अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 हमें पता है कि अपरिमेय संख्या होती है, तो 1 में इसका भाग दिया अपरिमेय संख्या का, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है। 2 पाई अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो ये 2 से गुणा हो रही है, 2 परिमेय लेकिन अपरिमेय संख्या से गुणा हो रही है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। हमें ध्यान रखना है पाई, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है। सरल कीजिए। देखिए इस तरह के सवाल जब हमारे पास आते हैं तो हमें किस तरह से सोल्व करना है। देखिए पहले इस 3 को इससे गुणा करते हैं, तो 3 गुणा 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3 को अंडर रूट 2 से गुणा कर दिया, प्लस अब इसको करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 और इसको इससे करेंगे तो प्लस अंडर रूट, दोनों अंडर रूट में इसलिए 2 तिया 6 अंडर रूट में अंदर लिख सकते हैं। ये हो गया 6 प्लस ये 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पर आया अंडर रूट 6 और यही हमारा आंसर है। ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करने हैं सरल करने वाले सवाल। अगला आपका इसी का सरल करने वाले का सवाल है कि इस तरह से दे दिया जाए और सरल करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a है ये b है, तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर 9 माइनस 3 और हमारे आंसर आ गया 6। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये दिया गया है, इसका स्क्वायर लिखा है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab। आपके महत्वपूर्ण सूत्र जितने भी हैं उसका मैंने छोटा सा वीडियो बना के डाल रखा है, आप उन बीजगणितीय सूत्रों को सभी को याद कर लें जिससे इस तरह के सवाल कर पाएँ। a स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे अंडर रूट 5 और b अंडर रूट 2 प्लस b स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये यहाँ पर अंडर रूट 5 यानी 5 प्लस ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 2 अंडर रूट के अंदर 5 दूनी 10 प्लस ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो गया 2 बराबर ये और ये जुड़ गया तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। यही हमारा आंसर है। अब आ जाइए 1.6 पे। 1.6 पूरी ही घातांक नियम पर आधारित है, तो घातांक नियम किस तरह से होते हैं ये हमको आना चाहिए। ठीक है। देखिए पहला है a की घात m और a की घात, ये आधार है और ये घातांक है। यदि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, इनको गुणा किया जाए तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है।
और इस तरह से गुणा हो रही हो, ये बाहर इस तरह से लिखा हुआ हो, तो a की घात mn गुणा करके लिख देते हैं घातों को। और इस तरह से हो तो a की घात, नीचे आधार समान है तो m, और जब बटा में कोई घात होती है और ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में है a की घात m, b की घात m, तो आधार अलग अलग है, दोनों को गुणा करके घात समान इस तरह से लगा देते हैं। a की घात 0, ये हमें याद रखना है, किसी की घात 0 लगाने पर उसका मान हमेशा 1 आता है। ठीक है, किसी की भी घात 0 लगाई जाए उसका मान हमेशा 1 आता है। तो आपसे पूछ लिया जाए 2 की घात 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। 3 की घात 0 पूछो, किसी की भी घात 0 लगाओ, उसका आंसर हमेशा 1 देना है। इस तरह से अगर लिखा गया है तो इसका मतलब है a और उसकी घात 1/n। यहाँ पर एक उदाहरण बता रही हूँ मैं इसको, 4 की घात 3/2 लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे 4 की घात 1/2 और बाहर लगा दिया 3। अब ये तो वर्गमूल हो जाएगा, ये अंडर रूट में, तो 4 का वर्गमूल 2 और ये 3, 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। और अगर a की घात m/n के रूप में लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, देखिए इसको अंडर रूट लगाया, a की घात ये n नीचे वाला तो यहाँ लगा दिया और कोष्टक लगा के m यहाँ लिख दिया। इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इसको ये m अंदर भी लगाया जा सकता है। तो ये दोनों ही रूप हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब हमारा 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 64 की घात 1/2 का हल कीजिए। तो ये तो डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं कि वर्गमूल निकालना है, 1/2 का मतलब तो 64 का वर्गमूल 8 निकल गया, यही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आप ही की किताब का है 1.6 का सेकंड, पहले का सेकंड है, 32 की घात 1/5 है। हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर जब भी 1/5 जो भी घात दे उसी के अनुसार यहाँ पर इसकी घात बन जाती है। तो 2 की घात 5 बन गई और ये 1/5, ये आपस में कैंसिल हो गई, गुणा करेंगे तो आंसर आया 2। अगला सवाल है आप ही की किताब का 125 की घात 1/3। इसका मतलब 5 की घात 3 ही बनने वाली है। आप इसको गुणा करके देखेंगे 125 आएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कैंसिल और आंसर आ गया 5। छोटे छोटे सवाल है लेकिन ध्यान से देखोगे तो कर पाओगे। यहाँ पर 9 की घात 3/2 दिया गया है, इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, और यहाँ क्या है 3/2, ये आपस में कैंसिल हो गया, 3 की घात 3 बचा, तो यहाँ 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमें सवाल करने हैं। दूसरे का दूसरा है 32 की घात 2/5 दे रखा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इस 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 और ये लगा दिया 2/5, ये कैंसिल हुआ, 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 बराबर 4। अब अगला सवाल दिया है 16 की घात 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 की घात 4, जब 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 ही आता है, और ये 3/4 ये आपस में कैंसिल हो गया, तो 2 की घात 3, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। अब आ जाओ अगले वाले सवाल पे, 125 की घात -1/3, तो सबसे पहले तो माइनस दिया गया है ना, तो जब a की घात माइनस हो तो इसको पहले तो प्लस में बना लेते हैं। तो ये ऊपर था तो नीचे ले गए, प्लस में आ गई घात, तो यहाँ पर भी इसी तरह से 1/125 और इसकी घात हमने लगा दी 1/3, प्लस की हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, 5 को 5 से 3 बार गुणा करने पर 125 आएगा, तो यहाँ इसकी घात हो गई 1/3 बराबर 1/5, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1/5। ठीक है, इस तरह से हमें 1.6 के सवाल कर लेने हैं। परीक्षा में किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए हमें सारे सवाल करने आने चाहिए। तीसरा सवाल है 1.6 का ही, सरल करो। अगर गुणा में इस तरह से दे दिया जाता है
तो आधार समान है, जब आधार समान था घातें अलग अलग थी तो क्या किया था, आधार के ऊपर घातों को जोड़ दिया था। तो यहाँ पर भी ये आधार लिखा, घातें लिखी, दोनों को जोड़ दिया, लघुत्तम लेंगे, 2 यहीं रहेगा, 3 और 5 का लघुत्तम आया, 3 पंजे 15 और ये 5 दूनी 10, ये 3 है और प्लस 5 3 15, तो 3 बराबर ये हो गया 13/5 और आधार है 2, 2 की घात 13/5, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, अगर इस तरह से दिया गया है सवाल तो क्या करेंगे, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, 3 की घात -3 हो गया, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर यहाँ नीचे है, अब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो माइनस में आ जाएगी, और ऊपर था जब माइनस में, नीचे लेके जाते हैं तो प्लस में आ जाती है, ये हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 7, तो अब 3 और ये -3 गुणा 7, घातें आपस में गुणा कर दी तो 3 की घात -21, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है 11 सही 1/2, 11 सही 11 की घात 1/2 है और 11 की घात 1/4 है, तो आधार समान है 1/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1/4 हो जाएगा, तो ये 11 और लघुत्तम क्या आया 4, 2 - 1 बराबर 11 की घात 1/4, यही हमारा आंसर है। अब देखिए इसका लास्ट सवाल है, 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2, तो हमने नियम पढ़ा है घातांक का, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है कि a की घात m गुणा b की घात m, घातें समान है और ये आधार अलग अलग हो तो हम इनको गुणा करके घात लगा देते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, 7 गुणा 8 और घात 1/2, तो आंसर क्या आया, 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 56 और घात 1/2, तो यही हमारा आंसर है। इस तरह से हमारी प्रश्नावली 1 पूरी कंप्लीट मैं आपको समझा चुकी हूँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आज का वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके और आप तैयारी कर सकें आपके एग्ज़ाम की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।